Welcome to Back to School, your destination for UPSC preparation. Master history, geography, polity, economics, and Indian society. Learn deeper, think sharper, crack UPSC. नमस्कार, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। पिछली क्लासेस में हमने मौर्योत्तर काल की राजनीतिक व्यवस्था देखी, प्रशासनिक व्यवस्था देखी, जिसमें हम लोग उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में हम लोगों ने विदेशी आक्रमण देखे, हमने भारतीय राजवंश देखे जिसमें इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण को हमने विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में देखा। शुंग, कर्ण, सातवाहनों को हमने मौर्य शासकों के देसी उत्तराधिकारियों के रूप में हमने देखा। उसके बाद हमने दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्यों की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को हमने पढ़ा। हमने सातवाहनों की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को हमने पढ़ा। हमने मौर्योत्तर काल में नगरीकरण को पढ़ा, जिसमें हमने सुदूर दक्षिण का नगरीकरण, दक्कन का नगरीकरण और उत्तर भारत का नगरीकरण हमने समझा। उसके बाद हमने ऐसे स्रोतों को देखा जो व्यापारिक संदर्भ में महत्वपूर्ण स्रोत है, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल स्रोत को हमने देखा। आज हम इस क्लास में इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स यानी व्यापारिक मार्गों को कवर करेंगे। और कौन सी पीरियड में? मौर्योत्तर काल में, पोस्ट मौर्यन पीरियड में। तो हमें व्यापारिक मार्ग देखने हैं मौर्योत्तर काल में, ट्रेड रूट्स को हम लोग देख रहे हैं। तो आप इसको ऐसे समझते रहिए कि पढ़ने की दृष्टि से अगर देखें तो इसको सहूलियत करने के लिए हमने कुछ डिविजन्स किए हैं। वैसे तो बहुत सारे मार्ग हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं, मौर्योत्तर काल में भी आपको कई सारे मार्ग देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग आज जो पढ़ेंगे हम लोग इसको थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे उत्तरापथ, उसके बाद हम लोग दक्षिणापथ, तटीय मार्ग, मानसूनी समुद्री मार्ग और रेशम मार्ग हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने 5 डिवीजन करे हैं जिससे हम लोग व्यापारिक मार्गों को समझेंगे। उसके बाद हम लोग इन सारे व्यापारिक मार्गों का इंटरलिंकेज एक मैप के थ्रू भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरापथ को शुरू करते हैं। और आप एक चीज यहाँ पर ये भी समझिए कि हम लोग जब एक पथ उठाएंगे यानी एक ट्रेड रूट उठाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने उत्तरापथ उठाया, तो उत्तरापथ कहाँ से शुरू होता था, कहाँ पर खत्म होता था, उस पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण शहर या ट्रेड सेंटर्स, ट्रेड हब्स, मार्केट्स कौन से थे, हम ये पढ़ेंगे। और उन ट्रेड रूट से क्या क्या वस्तुएं या सामान या कोई जानवर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट या उन किस चीज का व्यापार होता था, हम ये समझेंगे। उसकी कनेक्टिविटी भी हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरापथ देखते हैं। तो उत्तरापथ का जो जिक्र है वो सबसे पहले हमें पाणिनि के लेखन में मिल जाता है। किसके? पाणिनि के लेखन में, वैदिकोत्तर काल में हमें मिल जाता है। अब पाणिनि का जो लेखन है वो वैदिकोत्तर काल का है, तो आप ये समझ रहे हैं ना कि ये जो उत्तरापथ है ये कितना पुराना होगा। उसके बाद ये कहाँ से शुरू होता था? ये पुष्कलावती, चार सद्रा, जो कि पाकिस्तान में है, हमें वहां से शुरू होकर बंगाल के चंद्र केतुगढ़ तक इसका विस्तार, ये जो इस ट्रेड रूट है ये यहाँ इतना दूर हमें मिल जाता है। इसका जो विस्तार है इतना लंबा हमें विस्तार इसका देखने को मिल जाता है। कहाँ से देख रहे हैं आप? ये हमें पाकिस्तान के ये पाकिस्तान के पुष्कलावती, चार सद्रा से हमें चंद्र केतुगढ़ बंगाल में, हमें पूर्वी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। और ये जो रूट है इस पर जो मुख्य शहर थे हमें देखने को मिलते हैं तक्षशिला, हमें देखने को मिलता है मथुरा, हमें कौशाम्बी, हमें वाराणसी, पाटलिपुत्र और चंपा देखने को मिल रहा है। और आप ये, जब हम मैप आपको समझा रहा हूँ तो आप ये मैप बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि एंड में हम इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। और कनेक्टिविटी अगर एक बार आपको समझ आ गई तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जो मौर्योत्तर काल है उसको गोल्डन एज क्यों कह रहे हैं, और अगर स्वर्ण युग कह रहे हैं तो कौन से ऐसे देश, कौन से ऐसी जगह थी जिससे व्यापार के कारण इसको स्वर्ण युग बोल रहे हैं, और व्यापारिक मार्गों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका मौर्योत्तर काल में है। तो आप ये समझ गए ना कि ये यहाँ से पाकिस्तान से शुरू होके, पाकिस्तान के पुष्कलावती से शुरू होके चंद्र केतुगढ़ बंगाल तक ये हमें देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर एक चीज और समझते रहिए कि चंद्र केतुगढ़ से थोड़ा सा नीचे अगर हम जाएं तो तामलुक है जो कि एक बंदरगाह था, ताम्रलिप्ति जो कि एक बंदरगाह था। इस बंदरगाह से हमें अभी हम पढ़ेंगे तटीय मार्गों को, जब हम पढ़ेंगे तो तटीय मार्ग हमें यहाँ सुदूर दक्षिण तक देखने को मिल जाते हैं। तो एक रूट कनेक्टिविटी तो आप यहीं से समझ लीजिए कि उत्तरापति कनेक्टिविटी पहले 417 से चंद्रकेतुगढ़ और यहाँ से चंद्रकेतुगढ़ से तामलुक और तामलुक से होते हुए जो सुदूर दक्षिण का क्षेत्र है हमें ये मिल जाता है। तो इस पर जो पड़ने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र या शहर थे तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी,
वाराणसी, पाटलिपुत्र, चंपा। आपको 2 भी याद रहें, 1 भी 2-3 तो कम से कम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, पर इतने 4-5 हम इसलिए बता देते हैं ताकि आपको पाँचों ये इतने इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स में से कोई शहर तो याद रह ही जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ये भी समझिए कि ये जो उत्तरापथ है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है 417 से पुष्कलावती से, ये यहाँ पर बैक्टीरिया से जुड़ता था और बैक्टीरिया से होते हुए ये चाइना चले जाता था और यहीं से ये मध्य एशिया और रोम चले जाता था। उसके बाद इस जो व्यापारिक मार्ग है, ये उत्तरापथ है, यहाँ से ट्रेड क्या होता था? तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कौन सा हो गया? वही 417 वाला, वहां से घोड़े, रेशम और ऊंट का व्यापार होता था। और पूर्वी भारत से, यानी ताम्लुक वाला क्षेत्र, यानी चंद्र केतुगढ़ बंगाल वाला, वेस्ट बंगाल वाला जो क्षेत्र है, वहां से सूती वस्त्र, महीन सूती वस्त्र, ये बहुत फेमस है बंगाल के हमेशा से ही, लोहे के हथियार और हाथी। और ये लोहे के हथियार और लोहा हाथी क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आपने मौर्य काल की क्लास नहीं ली है तो आप वो क्लास ले लीजिए, आपको समझ आएगा कि हाथी और लोहे के हथियार यहाँ से क्यों इनका व्यापार होता था। अगला जो हमें देखना है वो हमें देखना है दक्षिणापथ। तो जो ये दक्षिणापथ था, इसका सबसे पहला उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में भी मिलता है। और अर्थशास्त्र में केवल इसका उल्लेख नहीं मिल रहा, हमें इसके महत्व के बारे में भी बताया जा रहा है। और आपको पता है अर्थशास्त्र कब का है, किसने लिखा, और मतलब लिखा तो क्या, कंपाइल किया गया, और अर्थशास्त्र की जो श्रेय है वो किसको जाता है, उसका महत्व तक उसमें लिखा गया है। और महत्व अगर लिखा गया है तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण जो ट्रेड रूट है वो रहा होगा। ये हमें देखने को मिल जाता है पाटलिपुत्र से प्रायद्वीपीय भारत तक। और इस मार्ग के जरिए उत्तर और दक्षिण के अंतर्देशीय व्यापार जो हमें देखने को मिल जाता है। अभी आप समझ जाएंगे कि अंतर्देशीय व्यापार हमें क्यों देखने को मिल रहा है, इतना महत्व क्यों हो जाता है अंतर्देशीय व्यापार, खासकर इस रूट से। तो आप पहले ये समझिए कि इससे ट्रेड क्या क्या हो रहा है। काली मिर्च, महीन सूती वस्त्र, चंदन की लकड़ी और हाथी। अब आप ये समझिए कि यहाँ से जो महत्वपूर्ण केंद्र है, शहर है, वो क्या है? उज्जैन, माहिष्मती मध्य प्रदेश में, प्रतिष्ठान, अमरावती, अरिकमेडु, कांची, उरैयूर। यानी आप समझ रहे हैं ये ट्रेड जो रूट है ये यहाँ कहीं पाटलिपुत्र से शुरू हो रहा है और ऐसे उज्जैन होते हुए, माहिष्मती होते हुए, प्रतिष्ठान होते हुए, अमरावती, अरिक्कामेडु होते हुए, कांची, उरैयूर, ये इतने बड़े पैमाने पर ये ट्रेड रूट हमें देखने को मिल रहा है। और आप जानती हैं कि अगर ये ट्रेड रूट यहाँ से जुड़ गया तो ये यहीं कहीं भरूच से जुड़ जाएगा, और भृगुकुश से अगर ये जुड़ गया तो रोम और मिडल ईस्ट और पूर्वी तट जुड़ जाएगा, फिर साउथ इंडिया। उसके बाद यहाँ जुड़ गया तो ये तटीय मार्ग से जुड़ गया, और फिर यहाँ से श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, और यहाँ भृगुकुश से जुड़ जाएगा तो ये यहाँ ताम्लुक से जुड़ेगा, ताम्रलिप्ति से अगर जुड़ गया तो ये यहाँ बर्मा और म्यांमार चला जाएगा। तो ये ट्रेड रूट भी एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड रूट था। उसके बाद आता है तीसरा जो नंबर का है वो है तटीय मार्ग, यानी कोस्टल जो ट्रेड रूट है वो। ये हमें 2 रूप में देखने को मिलते हैं। पहला हमें देखने को मिल रहा है पूर्वीय तटीय मार्ग। कौन सा? पूर्वीय तटीय मार्ग, जो हमें ताम्लुक से शुरू होते हुए हमें देखने को मिल रहा है सुदूर दक्षिण तक। और दूसरा हमें देखने को मिल रहा है पश्चिमी तटीय मार्ग, जो शुरू हो रहा है भृगुकुश से कहाँ तक? सुदूर दक्षिण तक। अब ये सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ सुदूर दक्षिण इसका सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ से ये श्रीलंका चले गए, यहीं से साउथ ईस्ट चले गए, साउथ ईस्ट एशिया चले गए, ताम्लुक से ये बर्मा, म्यांमार चले गए। उसके बाद आप भृगुकुश से कहाँ जाएंगे? रोम, मिडल ईस्ट चले जाएंगे। तो इस रूट में ये ट्रेड रूट जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। अगला जो ट्रेड रूट है वो है मानसूनी समुद्री मार्ग। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मानसूनी समुद्री मार्ग क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ये कि एक समय था जब मानसून के बारे में नहीं पता था। मानसून होता क्या है? हम पहले भी समझ चुके हैं कि मानसून एक तरीके की पवन होती है जो पीरियोडिकली चलती है, यानी एक साइकिल है, उस रूप में चलती है। पहले 6 महीने एक दिशा और 6 महीने दूसरी दिशा। तो जब ये लौटती है और जब ये जब ये नॉर्थ से साउथ जा रही है तो व्यापारी जहाज लेके निकलेंगे, और जब ये साउथ से नॉर्थ जा रही है तो व्यापारी जहाज लेके फिर वापस चले जाएंगे। तो इस तरीके से जब मानसून की खोज हो गई हिप्पालस द्वारा, तो ऐसा ऐतिहासिक स्रोत हमें मिलते हैं कि साल में पहले 20 जहाज जाते थे और अब हर दिन यानी पर डे
एक जहाज हमें देखने को मिल रहा है, पर डे एक जहाज हमें देखने को मिल रहा है। पहले साल में 20 जा रहे हैं, लेकिन अब हमें पर डे एक जहाज देखने को मिल रहा है, यानी साल में लगभग 300, 350, 400 जहाजों का जिक्र भी हमें मिल जाता है। ये जो खोज है, यानी मानसून की जो खोज है, वो हिप्पालस ने करी 45 से 47 एडी में, और इसका जिक्र हमें प्लिनी द एल्डर की नेचुरल हिस्टोरिका में हमें वर्णन मिल जाता है इसका। यानी हिप्पालस ने खोज करी है मानसून की, इसका जिक्र हमें कहाँ मिल रहा है? प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका में। प्लिनी कौन सा? एल्डर प्लिनी। एक यंगर प्लिनी भी है जो प्लिनी का भतीजा था, उसकी जिक्र नहीं है। प्लिनी द एल्डर की हमें नेचुरल हिस्टोरिका में वर्णन मिल जाता है। ये जो मानसूनी हवा है ना, व्यापारिक गतिविधियों को इन्होंने बढ़ावा देती है। पहले हम समझ सके हैं कि पहले साल में एक 20 जहाज आ रहे हैं, अब दिन में एक जहाज जा रहा है। और पश्चिमी तट के जो राज्य हैं सातवाहन, इनको अपेक्षाकृत ज्यादा लाभ हुआ। पश्चिमी तट के 2 बंदरगाह प्रमुख हैं। पहला है भरूच, भड़ौच, भृगुकच, बेरीगाजा, सारे नाम एक ही है। और अगला है सोपारा। ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है जहां से ट्रेड होता था। और इन हवाओं के फलस्वरूप हमें भारत का व्यापारिक संबंध देखने को मिल जाता है। किन के साथ? पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट, पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसको बैजेंटाइन या बाइजेंटाइन साम्राज्य भी बोलते थे, इसके साथ ये जो ट्रेड रूट है ये हमें बहुत महत्वपूर्ण होता हुआ दिख जाता है। और हमें कई सारे साहित्यिक स्रोत भी ऐसे मिल जाते हैं। अगला जो ट्रेड रूट है वो है रेशम मार्ग। अगला ट्रेड रूट क्या है? रेशम मार्ग। तो अगला ट्रेड रूट रेशम मार्ग है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि रेशम मार्ग के कुछ हिस्से पर कुषाणों का कब्जा था, और वो वहां से टैक्स वसूलते थे, जिस वजह से ये बहुत धनी हुए। और इसीलिए इन्होंने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने चलवाए कुषाणों ने। और तो और इनका युद्ध भी हमें देखने को मिल जाता है। किसके साथ? चीन के यूची कबीले से ये आए थे, तो इनका युद्ध भी हमें देखने को मिल जाता है। अब ये जो मार्ग है ये हमें कहाँ देखने को मिल जाता है? तो ये हमें चीन के लोयांग से भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से तक हमें देखने को मिल जाता है। लगभग ईस्टर्न यूरोप तक हमें ये देखने को मिल जाता है। इस पे हमें खोतान, काशगर, बल्ख, समरकंद, बैक्ट्रिया हमें जैसे महत्वपूर्ण केंद्र देखने को मिल जाते हैं। बैक्ट्रिया से पुष्कलावती, पुरुषपुर और तक्षशिला के माध्यम से होते हुए ये कहाँ जुड़ रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप में। और अभी आप एक अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि थोड़े समय के लिए ये बैक्ट्रिया से शिफ्ट होके भरूच आ गया था। इस मार्ग पर भारतीय व्यापारियों ने कई सारी बस्तियां और ट्रेड सेंटर्स बसाए, जैसे काशगर, यारकंद, खुतान, तुर्फान, मीरान। अब आपको नाम सेम जैसे लग रहे हैं, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप इसमें से 1-2 नाम याद कर लें और वही एग्जाम में लिख के आ जाए। और ये भी समझना यहाँ पर जरूरी है कि भारत इस रेशम व्यापार में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और पारगमन व्यापार के रूप में भाग लेता था। पारगमन या फिर ट्रांजिट ट्रेड क्या होता है? तो ट्रांजिट ट्रेड को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ए से बी तक कोई ट्रेड होता है। ए से बी तक अगर कोई ट्रेड हो रहा है और यहाँ बीच में एक कंट्री पड़ गई, एक देश पड़ गया। अब ए जो है वो किसी चीज का व्यापार करता है और वो यहाँ से बी तक ये व्यापार पहुंचाता है, किसी सामान को ये पहुंचा रहा है। लेकिन जो ये है, यानी ये जो सी है जो बीच में आ गया है, सी ये कंट्री, ये ना तो उस चीज को बनाती ना मैन्युफैक्चर कर रही, लेकिन फिर भी ये उससे फायदा उठा रही है। इसको बोलते हैं ट्रांजिट व्यापार। तो या तो उसको थर्ड पार्टी के रूप में बेच सकते हैं या उससे टैक्स वसूल सकते हैं। उनके कुछ ट्रेड रूट्स पर कब्जा करके जब कुषाण टैक्स ले रहे हैं तो उसको भी ट्रांजिट बोलते हैं, ट्रांजिट ट्रेड उसको बोलते हैं। एक पॉइंट आपको और यहाँ पे समझना है कि जो ये पार्थियंस थे ना पश्चिम एशिया में, यानी पश्चिम एशिया में जब राजनीतिक उथल पुथल हुई, तो इस वजह से ये जो रेशम मार्ग है, ये जो रेशम मार्ग है, पार्थियंस कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? ईरान में। आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो पार्थियंस है ये हमें ईरान में। तो जब वहां पर राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी, तो ये जो रेशम मार्ग है ये डाइवर्ट हो गया और ये तक्षशिला से भृगु कच्छ आ गया। और इस डाइवर्जन की वजह से भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। और पूर्वी भारत की ओर चीन से एक मार्ग और जुड़ता था। यानी अगर हम मैप से समझें तो आप मैप से ऐसे समझिए कि एक उत्तरापथ है जो हमें पुष्कलावती से यहाँ तामलुक तक जोड़ता है। उसके बाद ये जो तामलुक वाला मार्ग है ये सुदूर दक्षिण जुड़ गया, और भृगुकच्छ वाला मार्ग है ये भी सुदूर दक्षिण जुड़ गया। और यहाँ से ये तामलुक चले जाएंगे, तामलुक से यहाँ पर ये
पुष्कलावती चले जाएंगे। उसके बाद हमें दक्षिणापथ देखने को मिल गया, जो यहाँ पे कहीं पाटलिपुत्र से शुरू होकर हमें प्रायद्वीपीय भारत तक ऐसे जुड़ता हुआ दिख जाता है। उसके बाद हमें तटीय मार्ग दिख रहे हैं, उसके बाद हमें ये तटीय मार्ग, पश्चिमी पूर्वी तटीय मार्ग दिख रहा है, मानसूनी मार्ग दिख रहे हैं। इस तरीके से ये जो ट्रेड रूट है, ये जो व्यापारिक मार्ग है, ये भारत के व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। एक बार हम लोग मैप के थ्रू समझ लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्तरापथ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तरापथ। तो उत्तरापथ हमें देखने को मिल जाता है पुष्कलावती 4 सदरा से, यहाँ कहीं से हमें देखने को मिल रहा है। ये ऐसे बंगाल चंद्रकेतु गढ़ तक, इस पे पड़ने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र हमें देखने को मिल जाता है तक्षशिला, मथुरा, उसके बाद हमें कौशाम्बी देखने को मिल रहा है, वाराणसी देखने को मिल रहा है, पाटलिपुत्र देखने को मिल रहा है और चंपा देखने को हमें मिल जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षिणापथ। दक्षिणापथ जो हमें देखने को मिलता है वो हमें पाटलिपुत्र से होते हुए प्रायद्वीपीय भारत को जोड़ता था, और इस पे पड़ने वाले महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो माहिष्मठी, पैठन, अमरावती, अरिकामेडु और कांची हमें देखने को मिल जाता है। उज्जैन भी इसमें हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग तटीय मार्ग देखते हैं। तटीय मार्ग के रूप में हमें सबसे पहले मिलता है भृगुकुश से हमें एक मार्ग ऐसे देखने को मिल जाता है जो कि इधर सुदूर दक्षिण, और हमें जो अगला मिलता है वो हमें मिलता है तामलुक से, ये सुदूर दक्षिण। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो ट्रेड रूट्स है, मॉनसूनी ट्रेड रूट्स, जो इधर रोम, इधर साउथ ईस्ट, इधर श्रीलंका, और यहाँ से हम लोग ये बर्मा, म्यांमार ट्रेड हम देखते चले गए। तो ये जो, और उसके बाद हमने जो आखिरी में देखा, हमने देखा हमने देखा सिल्क रूट, जो चाइना से यहाँ से होते हुए यहाँ जा रहा है, चाइना के लोयांग से होते हुए जा रहा है, कहाँ तक, पूरा हमें ईस्टर्न यूरोप तक हमें देखने को मिल जाता है। और ये पहले यहाँ से था, उसके बाद ये थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर डाइवर्ट हो गया भृगुकुश के लिए। तो आप देख रहे हो ना, अब आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा विस्तार इन ट्रेड रूट्स का था। ये इंटरलिंक ट्रेड रूट्स आपस में थे, यहाँ से यहाँ जुड़ गया, साउथ ईस्ट साउथ इंडिया जुड़ गया, सुदूर दक्षिण जुड़ गया, यहाँ से श्रीलंका चले गए, और यहीं से हम लोग साउथ ईस्ट एशिया जा रहे हैं। इधर से हम लोग तामलुक जा रहे हैं, तामलुक से हम लोग बर्मा, म्यांमार जा रहे हैं। यहाँ से चाइना का एक रूट, यहाँ भी बताया अभी हमने, पूर्वी क्षेत्र से भी एक रूट जुड़ता था। ये पाटलिपुत्र जुड़ रहा है, पाटलिपुत्र से हम लोग इधर पाकिस्तान जा रहे हैं। 4 सदरा से हम लोग पाटलिपुत्र जा रहे हैं, और पाटलिपुत्र से भृगुकुश जा रहे हैं, भृगुकुश से हम लोग तक्षशिला जा रहे हैं। तो ये जो ट्रेड रूट है, ये इस तरीके से यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था मौर्योत्तर काल में। अगली क्लास में हम लोग व्यापार को ही पढ़ेंगे। तो व्यापार जब हम पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से हम लोग व्यापार को भी पढ़ने वाले हैं। आपको समझ आएगा कि ये जो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, रेशम मार्ग, ये जितने भी हमने व्यापारिक मार्ग देखे, ट्रेड रूट्स देखे, इनका क्या महत्व था मौर्योत्तर काल में, भारत रोम व्यापार में, मौर्योत्तर काल में वाह्य व्यापार में, और दक्षिणी भारत के साथ रोमन व्यापार में क्या महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।